ही का नाम ये कंबोधिलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मनी नाइन के पसंदीदा शो पर्सनल फाइनेंस का सबसे शानदार शो मनी सेंट्रल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह। हो सकता है आप सब मुझे देख करके चौंक रहे हों, क्योंकि आपका ये पसंदीदा कार्यक्रम हर रोज़ शुभम शंखधर लेकर के आते थे, लेकिन करीब करीब 400 एपिसोड करने के बाद शुभम जी को कुछ काम की वजह से कुछ दिनों के लिए बाहर जाना पड़ा, प्रवास पे गए हुए हैं। तो अब उनकी ये जिम्मेदारी कुछ दिनों तक मेरे ऊपर है, लेकिन अंशुमान सर हमारे साथ लगातार बने रहेंगे, खबरों का विश्लेषण करते रहेंगे, आपको उसी तरीके का विश्लेषण मिलता रहेगा। तो अगले कुछ दिनों तक मेरे साथ आप बने रहिए और अंशुमान जी का विश्लेषण सुनते रहिए। और हर रोज़ की तरह आज भी हम तमाम विश्लेषण करेंगे। अंशुमान जी, अब एक नई जिम्मेदारी आपने मुझे दी है। उम्मीद करते हैं कि हम लोग जिस तरीके से ये कार्यक्रम लोकप्रिय चल रहा है उसकी उसी तरह की लोकप्रियता जो है इसमें बनी रहेगी। हाँ, मनी सेंट्रल आप सबका स्वागत है। शुभम आज नहीं है, शुभम कुछ दिनों के लिए यात्रा पर हैं और इसलिए आज अगले 2-3-4 दिन तक, जब तक शुभम वापस आते हैं, विपुल सिंह हमारे साथ होंगे मनी सेंट्रल में। बाकी सब मनी सेंट्रल में वैसा ही रहेगा, वही खबरें। और अब हम चलते हैं सीधे ऑन द शो पर विपुल सिंह के साथ। तो चलिए जरा उन खबरों पे पहले नज़र डाल लेते हैं। कौन कौन सी खबरें हैं जिन पर आज हम मुख्य तौर पे फोकस करेंगे। खबरें तो बहुत ज़्यादा हैं। आज जो है सोमवार के दिन रहता है, काफ़ी सारी खबरें हैं, एक एक करके आपकी स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। और ख़ासतौर से मानसून को लेकर के जो है अपडेट आई है, और महाराष्ट्र और दिल्ली के अंदर मानसून वापस लौटा है। लेकिन ये जो रिकवरी है, ये वाकई में क्या देर से पहुंचा है मानसून, लेकिन कितना दुरुस्त है ये रिकवरी, वाकई में फ़ायदेमंद होगी या नहीं, इसको विस्तार से जानेंगे। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड पर सेबी की सख्ती से क्या कुछ फ़ायदा है, इसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। और आरबीआई क्यों परेशान है, इस पर भी हम बातचीत करेंगे। और कर्मचारियों का क्या पीएफ भी नहीं दे पा रहा है बावजूद, और क्या अब घर खरीदारों को मिलेगी राहत, सीमेंट कंपनी की इतनी बड़ी टैक्स चोरी कैसे हुई, ये तमाम विषयों पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। लेकिन अंशुमान जी, बहुत बहुत स्वागत, आभार, अभिनंदन आपका। आप जिस तरीके से विश्लेषण करते हैं, और एक एक करके सर अब खबरों को शुरू करते हैं और आपका विश्लेषण सुनते हैं। तो आज की पहली खबर मानसून को ही लेकर के है, जिसका कि जैसा कि हमने ऑन द शो में बताया कि मानसून पहुंच चुका है। लेकिन खरीफ फसलों की खेती के लिहाज से महत्वपूर्ण राज्यों को देखें तो उनमें मानसून की बरसात की भारी कमी है। देश भर में अब तक हुई औसत बरसात की बात करें तो सामान्य के मुकाबले 28% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। मानसून सीजन में कम रही बरसात की वजह से इस साल खरीफ फसलों की खेती पिछले साल के मुकाबले पिछड़ी हुई है। 23 जून तक देश भर में खरीफ की खेती 6 लाख हेक्टेयर पिछड़ी हुई दर्ज की गई है। सर, मानसून में अभी अगर हम देखें तो पूरे देश में 28% का डेफिसिट देखने को मिल रहा है, लेकिन राज्यवार स्थिति इस समय क्या देखने को मिल रही है, और ख़ासतौर से अगर हम खरीफ की बुआई के आंकड़ों को अगर देखें तो उससे क्या कुछ संकेत दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, मानसून के आंकड़े अब आने लगे हैं धीमे धीमे। मानसून आपके सारे लोगों के आसपास, मध्य भारत में, उत्तर भारत में मानसून की बारिश का असर दिखाई देने लगा है। हालांकि कई जगह साइक्लोनिक और भारी बरसात भी है, जिसका असर फसलों पर ज़्यादा डैमेजिंग होता है। लेकिन मानसून का जो विस्तार है बहुत तेज़ी से अब अधिकांश हिस्सों में फैल गया है। जो मैप आपके सामने है, जिसमें आपको नीली रेखाएं दिख रही हैं, इन नीली रेखाओं के पीछे तक की सीमा मानसून से कवर हो चुकी है। और मानसून की जिस धारा ने सबसे तेज़ी से कवर किया है वो बे ऑफ बंगाल से आने वाली धारा है। उस शाखा से मानसून अब काफ़ी हिस्सों में फैल गया है। तो अगर मानसून के विस्तार के आधार पर देखें तो दिल्ली के आंकड़ों में दिल्ली में मानसून 60 साल बाद समय से पहले आया। मुंबई में भी मानसून पहुंच गया है, लेकिन इसका वितरण असमान है। एक आंकड़ा तो यह है कि पूरे देश में 28% के आसपास सामान्य से कम बारिश हुई है, पर यह आंकड़ा हमेशा मानसून में भ्रमित करता है, क्योंकि मानसून की बरसात को हमेशा उसके क्षेत्रों में रीजनल लेवल पर देखा जाना चाहिए। और वहां से जो आंकड़े आ रहे हैं वो ज़्यादा चिंताजनक है, और इसी वजह से खरीफ की फसल की बुआई को लेकर चिंता बढ़ रही है। आंकड़े को देखिए, चार्ट को ध्यान से देखें। बिहार में अभी बारिश की कमी 76% है, झारखंड में 70% है, उत्तर प्रदेश में लगभग 38 से 39% है। केरल, कर्नाटक और तेलंगाना, जहां से मानसून गुजर चुका है, यानी वहां पर अब तो फसल की बुआई का समय शुरू हो चुका है। तो क्या वर्षा जब कृषि सुखाने वाली स्थिति आ चुकी है, वहां 66%, 60%, 57% का डेफिसिट है। बिहार में अगर आप 25 जून तक की बरसात के आंकड़े आंखें तो अभी तक अब जो कमी दिखाई दे रही है वो लगभग 76% के आसपास है। इन आंकड़ों के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि इन क्षेत्रों में पैडी की या धान की बुआई पिछड़ी हुई क्यों है। 6 लाख हेक्टेयर कम बुआई अभी तक हो पाई है। तो मानसून की प्रगति और मानसून का तेजी से आना और बारिश होना एक तथ्य है। दूसरा तथ्य है कि इन क्षेत्रों में पैडी की बुआई कम हुई है। दूसरी चीज़ ये
कि चूंकि मानसून के साथ पर्यावरण में नमी भी बनती है और नमी की कमी के कारण, सूखे के कारण पैडी की ईल्ड में या उपज में, पैदावार में भी, धान की पैदावार में भी इस बार कमी आ सकती है। तो 3 प्रमुख फसलें धान, दलहन और तिलहन, इन तीनों के रकबे पर इस बार असर दिखाई दे रहा है। और अब जबकि मानसून अब प्रगति करके आगे की तरफ बढ़ रहा है, जिन क्षेत्रों से आगे गुजर रहा है उन क्षेत्रों में चुनौती बढ़ रही है कि क्या वहाँ से उतनी ही फसल ली जा पाएगी। नहीं, वैसे ओवरऑल मानसून के डिफिसिट में रिकवरी या बरसात के डेफिसिट में रिकवरी होती दिखाई दे रही है। डेफिसिट होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन अब आगे किस तरीके से चीज़ें निकल करके आती हैं वो देखने वाली बात होगी। इधर मानसून सीजन में मौसम अनुकूल नहीं होने की वजह से सब्जियों की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही। खासतौर से टमाटर का भाव जून के दौरान दोगुने से भी ज़्यादा बढ़ गया है। उपभोक्ता मंत्रालय के आंकड़े देखें तो 1 जून को दिल्ली में टमाटर का औसत भाव 21 रुपये प्रति किलो दर्ज किया गया और 25 जून को भाव 48 रुपये दर्ज किया गया। हालांकि दिल्ली में कई जगहों पर टमाटर 60 से 70 रुपये भी बिक रहा है। महंगाई की वजह से देश में खपत की रफ्तार सुस्त पड़ी है, जिस वजह से निजी निवेश भी प्रभावित हुआ है। देश की अर्थव्यवस्था पर पिछले हफ्ते जारी रिजर्व बैंक के डिस्कशन पेपर में ये बात कही गई। डिस्कशन पेपर में ये कहा गया कि महंगाई को घटाकर उपभोक्ता खर्च को बढ़ाया जा सकता है, जिससे कि कंपनियों के मुनाफे बढ़ाने में मदद मिलेगी। अब सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जो कंजम्पशन स्टोरीज को लेकर के रिजर्व बैंक इतना कॉशियस क्यों है, इतना डरा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, या इतना कंफ्यूजन क्यों दिखाई दे रहा है? रिजर्व बैंक की तरफ से विपुल 2 तरीके के बयान आए। एक रिपोर्ट आई जो पिछले हफ्ते के अंत में आई, जो आरबीआई की डिटेल रिपोर्ट थी, जिसमें विस्तार से बताया गया कि भारत में खपत की स्थिति क्या है, जिस पर हम आगे आएंगे। और दूसरा महत्वपूर्ण बयान अभी आया इस सप्ताह की शुरुआत में, जहां जिस बात पर सबकी निगाहें थी कि रिजर्व बैंक एल नीनो को लेकर, मानसून के असर को लेकर, खराब मौसम के असर को लेकर बाजार में किस तरीके की संभावनाएं आंकता है। तो रिजर्व बैंक ने बड़े स्पष्ट रूप से कहा कि उसकी कोशिश है कि महंगाई की दर को 4% पर रोका जाए, जो रिजर्व बैंक का टॉलरेंस लेवल है, सहनीय स्तर है। अभी महंगाई की दर उससे ऊपर है, यानी 6% से के आसपास है, लेकिन 6% टॉलरेंस लेवल की ऊपरी लिमिट है, वहां पर रोका जाए। लेकिन एल नीनो सबसे बड़ा खलनायक है, मानसून सबसे बड़ा खलनायक है। अभी आपको विपुल जी ने शुरुआत में बताया कि सब्जियों की कीमतें फिर बढ़ने शुरू हो गई। हम लगातार बता रहे हैं कि अनाज की महंगाई दहाई के अंकों में बनी हुई है, यानी रिजर्व बैंक महसूस कर रहा है कि महंगाई की लड़ाई, जिसमें शुरुआती तौर पर थोड़ी जीत मिलती दिख रही थी, मोर्चा फिर फंस गया है, फिर मुश्किल बढ़ गई। और ये जब रिजर्व बैंक ऐसा कहता है तो इसका मतलब ये होता है कि ब्याज दरों में कमी की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि महंगाई की लड़ाई अभी जारी है। पहला तथ्य तो रिजर्व बैंक ने अपनी तरफ से यह कहा, और ये कहा कि एल नीनो का असर हमें दिखाई देगा आने वाले समय में। 2024 में लंबे समय के लिए 5.4% की महंगाई की दर का लक्ष्य, लेकिन तात्कालिक तौर पर महंगाई पर दबाव बनता हुआ दिखाई देगा, पहली चीज़ ये। दूसरी बात रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कही, वो रिपोर्ट 7.2% की आर्थिक विकास दर का जो आंकड़ा हमारे पास आया था 2022-23 के लिए, उस रिपोर्ट के भीतर के कुछ तथ्य बताता, और वे मान रहा है कि महंगाई के कारण भारत में खपत गिर रही है, लोग कम खर्च कर रहे हैं। इसे विस्तार से हम बार बार अलग अलग तरह से आपको बताते हुए आए हैं। रिजर्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में जिन चीज़ों की तरफ इशारा किया, उनमें कंज्यूमेबल्स की खपत है, उसमें ऑटोमोबाइल की खपत है, उसमें मकानों की खपत है। भारत की सबसे बड़ी चुनौती पिछले 2 साल में कोविड के बाद उभरी है कि एक, लोगों की कमाई में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, लोगों की आय नहीं बढ़ी, और दूसरी सबसे बड़ी चुनौती उसके साथ आई कि महंगाई बढ़ी। इन दोनों वजहों से भारत की खपत में तेज गिरावट आई है। हम इस पर आपसे विस्तार से एक इकोनॉमिकम में चर्चा कर चुके हैं। विपुल जी आपको बताएंगे उस इकोनॉमिकम के बारे में, जिसमें विस्तार से हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल, हमने काफ़ी विस्तार में इस पर चर्चा की है, और ये अंदर की बात है। जी हाँ, इसी थंब के नाम से जो है ये इकोनॉमिकम आपको मिल जाएगा, और आप इस पर अगर विस्तार से चर्चा जो रिजर्व बैंक अभी कह रहा है उस पर इस तरह की आशंका, इस तरह की चिंताएं अर्थव्यवस्था को लेकर के अंशुमान जी ने बहुत विस्तार से इकोनॉमिकम में चर्चा की थी। जीडीपी के भीतर क्या है, इस विषय को लेकर के हमने बातचीत की थी। ये अंदर की बात है। आप पूरा कार्यक्रम जो है वो जा करके आप देख सकते हैं मनी9 ऐप पर, हमारे यूट्यूब पर भी ये शो अवेलेबल है, तो आप वहाँ पर जा करके इस पर और विस्तार से अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप डिटेल में जो है इसको देख सकते हैं। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं, और विदेशी दौरों के दौरान होने वाले खर्च पर 20% टीसीएस का जो बदलाव 1 जुलाई से लागू किए जाने की घोषणा हुई है, उसको जुलाई से लागू करने को लेकर फिलहाल बैंकों और कई ट्रैवल एजेंटों को आपत्ति है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कई बैंक और ट्रैवल एजेंट टीसीएस के इस नियम को फिलहाल टालने की मांग कर रहे हैं। बैंकों और ट्रैवल एजेंटों की तरफ से ये कहा गया कि फिलहाल वे इस नए नियम के लिए तैयार नहीं है। अब
सर इसको लेकर के तो बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, कहाँ फंस गया ये टीसीएस? टीसीएस का जिक्र आते ही आपके दिमाग में वो अधिसूचना आएगी, जो अधिसूचना बजट जब संसद से पारित हो रहा था, पेश नहीं हो रहा था, जब पारित हो रहा था तो उससे पहले आई थी, जिसके तहत सरकार ने कहा था कि अगर 7 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च पूरी आप विदेश यात्राओं के दौरों पर करते हैं तो उसे जो सरकार रिजर्व बैंक की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है LRS है, उसमें शामिल माना जाएगा। यानी ये वो खर्च होगा जो आपके टोटल विदेश में लिए जाने वाले विदेशी मुद्रा में शामिल होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पर 20% का TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स लगाया जाएगा। काफ़ी विवाद हुआ था, काफ़ी सवाल उठे थे, सरकार की तरफ से स्पष्टीकरण दिए गए थे, काफ़ी लोगों ने इस पर आपत्ति उठाई थी और कहा था कि एक तरफ भारत अपनी विदेशी मुद्रा के उदारीकरण की बात कर रहा है, दूसरी तरफ इस तरीके की शर्तें लगा रहा है। बहरहाल कानून है, तैयार है, अधिसूचना भी है, पर बैंक और ट्रैवल एजेंट अभी इसके लिए तैयार नहीं है। बैंकों का कहना है कि उनके सिस्टम्स TCS कलेक्ट करने के लिए, जुटाने के लिए तैयार नहीं। ट्रैवल एजेंट्स जो आमतौर पर आपकी विदेश यात्राओं में खर्च के लिए मदद करते हैं, बुकिंग करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, वो भी इस बात के लिए तैयार नहीं है। सबसे ज़्यादा बड़ी दुविधा बैंकों को इसको क्रेडिट कार्ड को लेकर है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जब विदेश में होगा और उस पर जो TCS लगाया जाएगा उसका कलेक्शन कैसे होगा, वहाँ के मर्चेंट से उस कलेक्शन को कैसे अलाइन किया जाएगा। इसलिए फिलहाल अभी ये फैसला तो है, कायम है, लागू होगा, लेकिन बैंक और ट्रैवल एजेंट्स इसे लागू करने की स्थिति में नहीं है। अब वित्त मंत्रालय की तरफ निगाहें हैं कि क्या इसे लागू होगी या कुछ समय के लिए इसे टाला जाएगा। तो ये इसके कैंसिल होने के भी चांसेस हो सकते हैं क्या सर? रद्द होने की संभावनाएं तो नहीं है, क्योंकि सरकार ने घोषित कर दिया है, लेकिन हो सकता है सिस्टम्स तैयार करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए बैंकों और ट्रैवल एजेंट्स को। ठीक, इस बीच एक और महत्वपूर्ण और बड़ी खबर निकल करके आई है। जी हाँ, कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के बोर्ड की इस हफ्ते होने वाली बैठक में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में उस फीस के स्ट्रक्चर को बदलने पर सहमति बन सकती है जिसे म्यूचुअल फंड हाउस अपने ग्राहकों से वसूलते हैं। सेबी ने म्यूचुअल फंड्स के लिए टोटल एक्सपेंस रेशियो में बड़े बदलाव का प्रस्ताव दिया है और उस बदलाव के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश सस्ता हो जाएगा। अब सर निवेश सस्ता हो जाएगा ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये जो टोटल एक्सपेंस रेशियो का स्ट्रक्चर क्या कुछ है और इसको लेकर के इतना बवाल क्यों मचा हुआ, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं दुविधा काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है। म्यूचुअल फंड उद्योग में काफ़ी अफरा तफरी है इसको लेकर। जब से भी ये दस्तावेज लेकर आई थी तब हमने मनी सेंट्रल पर विस्तार से चर्चा की थी और ये बताया था कि जो TER है, जिसको टोटल एक्सपेंस रेशियो है, ये एक तरीके की फीस है जो म्यूचुअल फंड आपसे चार्ज करता है। जब आप किसी से म्यूचुअल फंड खरीदते हैं उसकी लगाई जाने वाली फीस है। जैसे आप तमाम वित्तीय सेवाओं के ऊपर बैंक से सेवाओं पर फीस लेते हैं, इसको वो फीस TER के तौर पर लागू होती है। सेबी ने इस पूरी प्रक्रिया में बड़े बदलाव प्रस्तावित किए हैं अपने प्रस्ताव में और सेबी की बोर्ड बैठक में इस बात की संभावना है कि अब इसे आधिकारिक रूप से लागू करने की तैयारी की जाएगी। ये जो TER है, जो फीस है, इसका पूरा ढांचा काफ़ी रेडिकली बदला जा रहा है। उस बदलाव की वजह से म्यूचुअल फंड उद्योग को परेशानी हो रही है। पहले जानिए कि बदलाव क्या हो रहे हैं TER में बदलाव ये हो रहे हैं कि आपका जो STT और GST लगता था ट्रांजेक्शन में, वो TER का हिस्सा हो जाएगा, यानी अब अलग से नहीं लेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रीब्यूटर्स को म्यूचुअल फंड बेचने के लिए म्यूचुअल फंड कंपनियां इंसेंटिव देती थी, प्रोत्साहन देती थी, पैसा देती थी, कमीशन देती थी, वो भी TER का हिस्सा हो जाएगा। इसके अलावा टर्म जो TER फीस है, ये म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस से जोड़ दी जाएगी। अगर अच्छा म्यूचुअल फंड परफॉर्म करने वाला है तो उसको वो थोड़ी ज़्यादा TER लगा पाएगा, लेकिन अगर कोई खराब परफॉर्मेंस वाला म्यूचुअल फंड है तो उसका TER कम हो जाएगा। भारत में बहुत सारे म्यूचुअल फंडों का प्रदर्शन बहुत खराब है, बहुत अच्छा नहीं है। और इसके अलावा जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट पे की जाती है ट्रेड के लिए, जो एक म्यूचुअल फंड आपके पैसे से स्टॉक्स खरीदता है और उसकी जो कॉस्ट देता है ट्रांजेक्शन कॉस्ट, वो भी TER का हिस्सा होगी। इसके बाद ये जो पूरा TER का या ये पूरी फीस है, इससे स्वाभाविक सी बात है कि निवेशकों के लिए, म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड की लागत कम होगी, पर म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए खर्च ज़्यादा बढ़ेगा और उनकी कमाई पर दबाव बनेगा। और इसलिए उद्योग की तरफ से काफ़ी आपत्तियां इस पर जाहिर की जा रही। पर विपुल, ऐसा लगता है कि सेबी का रुख इस मामले में काफ़ी स्पष्ट है। सेबी एक किस्म से तैयार है कि इसे लागू किया जाएगा। लेकिन सर लोगों में म्यूचुअल फंड में निश्चित रूप से इस बात का डर है कि EOM घटेगा, लेकिन ये भी यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि दो हिस्सों में डिवाइडेड है। कुछ लोग इसका स्वागत भी कर रहे हैं और कुछ जो कंपनियां हैं वो इसको पूरी तरीके से इसकी आलोचना भी कर रही हैं। तो ये जो विभाजन है ये किस लिए है? विपुल, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री दो हिस्सों में बट गई है। जो बड़े म्यूचुअल फंड हैं उनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है इस प्रोसेस में, क्योंकि उनके पास बड़ा कॉर्पस है, बड़ी खरीद है, ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो वो अपने तरीके से TER तय करते थे, अपनी स्कीमों पर अलग अलग हिसाब से तय करते थे और उस TER की वसूली लोगों से करते, निवेशकों से करते थे। उन्हें इससे होने वाला नुकसान काफ़ी ज़्यादा होगा। जबकि जो छोटे म्यूचुअल फंड हैं, जो
जो अभी शुरू हुए उन्हें इस स्कीम से फ़ायदा हो रहा है, टीईआर की स्कीम से फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि उनकी कॉस्ट कम हो रही है और उन्हें ज़्यादा ग्राहक जुटाने में मदद मिलेगी। तो इस तरह अगर इस तरह से बात सही है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री सेबी के नियमों पे दो हिस्सों में बंट गई है, लेकिन ये इस प्रक्रिया के बाद भारत में पहली बार ऐसा होगा, अगर ये लागू होती है, कि टर्म्स जो टीईआर है, जो आपकी फीस का स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में कम से कम एक पारदर्शिता ज़रूर आएगी, जिससे कि निवेश करने वालों को ये पता रहे कि उनसे जो फीस वसूली जा रही है वो दरअसल क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और उसमें कंपनियों के अपने तौर तरीके नहीं चलेंगे। और इसका असर हम शेयर बाजार में भी देख रहे हैं। जो दिग्गज लिस्टेड कंपनियां हैं उन सबके शेयरों में बड़ी गिरावट भी देखने को मिली, तो उनकी परेशानी वो शेयर प्राइसेस में भी अब देखने को मिल रही है। लेकिन आगे बढ़ते हैं, जरा कर्ज के भारी संकट में फंसी गोफस्ट के बारे में बातचीत कर लेते हैं। निजी क्षेत्र की विमान कंपनी गोफस्ट के फिर से उड़ान भरने की उम्मीद जगी है। दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही है एयरलाइन को कर्ज देने वाले बैंकों के समूह ने अंतरिम राहत के रूप में 425 करोड़ रुपए देने की मंजूरी दी है। हालांकि बैंकों के समूह की ओर से स्पष्ट किया गया है कि 425 करोड़ रुपए के अंतरिम राहत के लिए बैंक के बोर्ड और नियामकों से मंजूरी लेनी होगी। बैंकों के समूह ने सैद्धांतिक रूप से कंपनी के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है, लेकिन अभी उसके बोर्ड की मंजूरी मिलना बाकी है। सर, पहले तो यही समझना चाहेंगे कि बैंकों की कमेटी ने क्या कुछ कहा है, क्या इस पैकेज को मंजूरी मिल भी पाएगी कि नहीं? बैंकों की कमेटी गोफस्ट के रिवाइवल के फैसले के लिए सबसे महत्वपूर्ण थी। आपको याद होगा कि डीजीसीएन के पास जब गोफस्ट ने अपनी उड़ानें शुरू करने की अर्जी दी थी 2 महीने पहले, जिसको वो लगातार बढ़ा रहे हैं, उस दौरान डीजीसीएन ने कहा था कि बैंकों की कमेटी पहले स्पष्ट करे कि गोफस्ट के पास पैसा है उड़ाने के लिए कि नहीं है। हमें भी आपको बता चुके हैं कि गोफस्ट के पास करीब 400-450 करोड़ रुपए का एक फंड पड़ा हुआ है, जो कोविड के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से जब एविएशन कंपनियों को एक स्पेशल क्रेडिट गारंटी स्कीम दी गई थी, वो पैसा था। वो पैसा फंस इसलिए गया क्योंकि कंपनी दिवालिया हो गई। दिवालिया होने के बाद उस बैंक के खाते में या कंपनी के खाते में रखे हुए पैसे पर पहला हक कर्ज देने वाले का होता है, और जो कर्ज देने वाले बैंकर हैं वो ये तय करेंगे कि वो पैसा वो लेंगे या कंपनी को दोबारा शुरू करने के लिए देंगे। मामला यहीं फंसा हुआ था। अब ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जो बैंकर्स हैं, 4-5 बड़े बैंकर्स हैं, उन्होंने ये 450 करोड़ रुपए देने की सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दे दी है गोफस्ट को। गोफस्ट ने कहा कि उसे 250 से 300 करोड़ रुपए की ज़रूरत है अपने संचालन को चलाने के लिए, फिलहाल मासिक आधार पर। तो ये 450 करोड़ रुपए जो उसके पास उपलब्ध थे, अगर ये बैंक रिलीज़ कर देंगे या कंपनी को मिल जाएगी तो गोफस्ट की उड़ान शुरू करने में या उसके रिवाइवल प्लान को आगे बढ़ाने में थोड़ी सी मदद मिलेगी, और ऐसा होता अब दिखाई दे रहा है। पर ये 450 करोड़ रुपए सर पर्याप्त होंगे? मतलब क्योंकि कंपनी की जो लागत है जो करीब 300 करोड़ रुपए तो उसे हर महीने चाहिए, तो ये 450 रुपए कितनी राहत भरी सांस वाली बात होगी? अब ये चीज़ डीजीसीए देखेगा। ये बात भारत का जो एविएशन रेगुलेटर वो क्या देखेगा। मान लीजिए इस प्रपोजल के बाद अगर डीजीसीए के पास गोफस्ट दोबारा जाती है और ये कहती है कि बैंक्स ने हमको पैसे रिलीज़ कर दिए हैं, तो डीजीसीए को ये देखना होगा कि क्या कंपनी के पास इतना कैश सरप्लस या कैश फ्लो है कि ये लगातार उड़ाने जारी रख सकती है, जैसा कि 300 करोड़ या 400 करोड़ रुपए बराबर की ज़रूरत है। और दूसरा ये कि इसके साथ कंपनी को ये भी बताना होगा कि भविष्य के लिए अगले 6 महीनों के लिए पैसा और पूंजी कहाँ से लेके आएगी। ध्यान रखना जरूरी कि 6,000-6,500 करोड़ रुपए का तो कर्ज है कंपनी पर, जिसके कारण वो दिवालिया हुई है। उसका पुनर्गठन करना है। हालांकि कंपनी डिफ़ॉल्ट नहीं हुई है, कंपनी अपने कर्ज चुका रही है, लेकिन उसका पुनर्गठन कंपनी चाहती है। इसके अलावा ऑपरेशनल क्रेडिटर्स का मुद्दा है। तो एक तो मुद्दा ये होगा कि कंपनी को ये दिखाना होगा कि उसके पास लगातार चलाते रहने के लिए पैसा या कैश फ्लो है, जिसमें कि वाडिया ग्रुप को शायद और पैसा गोफस्ट में डालना पड़े। दूसरी चीज़ ये कि भी देखा जाएगा कि अभी गोफस्ट के पास करीब 27 एयरक्राफ्ट हैं कंपनी के पास, इससे ज़्यादा तो नहीं उड़ाने के लिए हैं। कंपनी के पास 30-40% स्टाफ भी है, बाकी पायलट्स भी छोड़कर चले गए। अब ये पूरी तस्वीर भारत के एविएशन नियामक की मेज पर जाएगी और वो ये डिसाइड करेगा कि क्या गोफस्ट को उड़ान शुरू करने की इजाज़त दी जाए या नहीं। फिलहाल गोफस्ट की उड़ानें अभी तक बंद हैं और डीजीसीए ने इस मामले में स्पष्ट रूप से भी कुछ नहीं कहा है। ठीक, तो इस बीच दिक्कतें सिर्फ गोफस्ट के साथ ही नहीं हैं, बायजूस की भी दिक्कतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पहले ऑडिटर ने कंपनी छोड़ी, फिर 3 सदस्यों ने बोर्ड से इस्तीफा दिया, और अब जो खबर आ रही है कि कंपनी ने अपने कर्मचारियों के पैसे को भी कई महीनों से जमा नहीं किया है। कंपनी के कर्मचारियों के सामने भविष्य को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। उधर कंपनी के वित्तीय नतीजों को लेकर के लगातार हो रही देरी के बाद अब बायजूस की तरफ से कहा गया है कि वित्त वर्ष 2021-22 के नतीजों को सितंबर में जारी किया जाएगा। सर, बायजूस ने अभी तक अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स को रोक के क्यों रखा हुआ है? क्या अंदर कुछ ऐसा है जो छुपाया जा रहा है?
बायजूस गहरे संकट में है। बायजूस का संकट पिछले 2 साल से चल रहा है। पहले हम केवल फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, बायजूस का पिछला फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी समय से नहीं आया था। आपको याद होगा उसके बाद सरकार को दखल देना पड़ा था, कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री को बीच में दखल देना पड़ा था। तब बायजूस ने अपना 2019 का रिजल्ट, 2019-20 का रिजल्ट 1 साल बाद डिक्लेयर किया था। अभी पूरा वित्त वर्ष खत्म हो चुका है, बायजूस ने सितंबर में रिजल्ट लाने के लिए बात कही। स्टार्टअप कंपनी के भीतर काफ़ी कुछ ऐसा है जो शायद छिपाया जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी के ऑडिटर डेलाइट को छोड़ना नहीं पड़ता। डेलाइट ने अपने बोर्ड में कंपनी की बोर्ड मीटिंग में असहमतियों के बावजूद, असहमतियां क्या थी ये डेलाइट ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, लेकिन डेलाइट ने को ऐसा लगा है कि कंपनी के रिजल्ट्स में काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको वो स्वीकार नहीं कर सकती है, जिसको वो ऑडिट करके ऑथेंटिकेट नहीं कर सकती, और इसलिए उन्होंने छोड़ दिया है। बायजूस ने अपने निवेशकों से कहा है कि वो सितंबर तक अपने नतीजे घोषित करेंगे। एक और पहलू यहाँ महत्वपूर्ण समझना ज़रूरी है कि कंपनी टेक्निकली डिफ़ॉल्ट कर चुकी है एक अमेरिका के कर्ज में, और उसके लिए वो लिटिगेशन में चली गई, कानूनी लड़ाई में चल रही है। डेलाइट के छोड़ने से पहले ये भी स्पष्ट हो चुका था कि बायजूस का वैल्यूएशन जो कभी $22 बिलियन हुआ करता था, अब घट के $8.4 बिलियन आ गया है। कंपनी के अंदर खातों में हेर फेर के खतरे या संभावना दिखाई दे रही है, और शायद यही वजह है कि बायजूस अपनी तस्वीर को, अकाउंटिंग की तस्वीर को सामने लेकर नहीं आ रही है। और जितनी देरी रिजल्ट आने में होगी, काफ़ी हो गई है, उतना ही शक और संदेह बढ़ता जाएगा बायजूस को लेकर। पूरे बायजूस के ढांचे में भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो ठीक ठाक चल रहा हो। हर दूसरा तीसरा दिन कोई ऐसी खबर लेकर आता है जिससे बायजूस को लेकर शक और संदेह गहरे होते चले जाते हैं। और शक और संदेह के साथ साथ चिंता की बातें इससे भी गहरा गई सर कि उन्होंने पीएफ तक के पैसे सुनने में आ रहा है कि महीनों से अपने कर्मचारियों को नहीं दिए। हाँ, आप देख सकते हैं विपुल की ये भारत की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न थी, एजुकेशन सेक्टर की सबसे बड़ी यूनिकॉर्न थी, लेकिन ये पता है, और भारत का सबसे वैल्यूड स्टार्टअप था जिसकी कहानियाँ दूर दूर तक सुनाई जाती थी। कंपनी कई सारे बड़े इवेंट्स में स्पॉन्सर करती थी। बायजूस ने नवंबर से अपने कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड के पैसे भी जमा नहीं किए हैं, और ये बात कंपनी की बैलेंस शीट की तस्वीर भी बताती है और कंपनी के कामकाज की पारदर्शिता को भी बताती है। और ये मामला सामने आने के बाद बायजूस को श्रम मंत्रालय के सवालों का जवाब भी देना होगा। लेकिन अपने दर्शकों को बता दें कि बायजूस को लेकर के भी विस्तार पूर्वक हमने अपनी चर्चा की है इकोनॉमिकम के अंदर। अगर आप देखना चाह रहे हैं तो निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, अंशुमान जी का पूरा विश्लेषण वहाँ पर मौजूद है। बायजूस को लेकर के हमने विस्तार पूर्वक इकोनॉमिकम में चर्चा की है, और ये आपको क्यों बिखरने लगे बायजूस के नाम के थंब के साथ आप इस पूरी चर्चा को सुन सकते हैं। क्या कुछ बायजूस की पूरी कहानी रही, कैसे अर्श से फर्श पर पहुँची बायजूस, ये पूरी चर्चा आप इकोनॉमिकम के इस एपिसोड में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, और इस बीच कर्ज संकट में फंसी टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की आर्थिक स्थिति में कुछ सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। वोडाफोन के लिए टावर सेवा उपलब्ध कराने वाली कंपनी इंडस टावर ने कहा है कि वोडाफोन की तरफ से हाल के दिनों में मासिक किराए का पूरा भुगतान किया जा रहा है। हालांकि पिछला बकाया अभी बाकी है, और पिछला बकाया चुकाने के लिए कंपनी को पूंजी जुटाने की जरूरत है। उधर कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया कि वोडाफोन आइडिया अब 5G सेवा को भी लॉन्च करने की तैयारी शुरू कर पा रही है। लेकिन सर, सवाल यही है कि क्या वोडाफोन की जो स्थिति, आर्थिक स्थिति इस समय है, क्या 5G की सेवाएं शुरू कर पाएगी वोडाफोन की नई परियोजनाओं की संभावना तो नहीं दिखाई देती। इस राहत की इतनी खबर है कि जिस इंडस टावर कंपनी के साथ एक समय डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन आ गई थी और कंपनी नेटवर्क बंद करने की स्थिति में आ गई थी, वो अब नहीं है। यानी वोडाफोन के नेटवर्क चल रहे हैं और नेटवर्क चलाने का वो पैसा दे रही है। अभी प्रमोटर्स ने कंपनी में कोई बड़ा फंड इन्फ्यूज़न नहीं किया, ये बात भी लगातार कही जा रही है। सरकार ने अपनी तरफ से कंपनी को एक बेल आउट दिया था, उसके ऊपर जो बकायादारी थी लाइसेंस फीस की, उस पर ब्याज की वसूली को इक्विटी में बदल दिया था। इसके बाद भी प्रमोटर्स की तरफ से कोई बड़ी राशि कंपनी में नहीं डाली गई है। वोडाफोन ने ये कहा था कि 25,000 करोड़ रुपए के आसपास का वो पैसा जुटाएगी, लेकिन अभी वहाँ से कोई नई राशि या कोई नया निवेश नहीं आया है। वोडाफोन 5G के मार्केट में पिछड़ी हुई है। वैसे कंपनी बात कर रही है, सब खबर पता चली कि वेंडर से बात कर रही है, लेकिन फंडिंग कहाँ से होगी? कंपनी इतने ह्यूज डेट में, इतने भारी कर्ज में दबी हुई है कि कर्ज चुकाने के लिए और मौजूदा नेटवर्क को चलाने के लिए भी पैसा नहीं है। दूसरी बात ये कि 5G आते आते अगर 5G लाया भी जाता है विपुल, तो आते आते बहुत देर हो जाएगी। वोडाफोन ने पिछले 6 महीने में अपना बहुत बड़ा सब्सक्राइबर बेस गंवा दिया है। बहुत सारे सब्सक्राइबर हर महीने छोड़कर वोडाफोन को जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में वोडाफोन अगर कहीं से फंड लाकर अपनी सेवाएं शुरू भी करती है, तो बाजार की प्रतिस्पर्धा में खड़े रहने तक लायक ग्राहक उसके पास नहीं बचेंगे। अंतिम बात ये, वोडाफोन ने अभी हाल में ये कहा कि उसे टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि उसके पास ज़बरदस्त घाटा है। अभी फ़िलहाल टेलीकॉम कंपनियों में जियो और एयरटेल के पास तो इतनी ताकत, इतना कुशन या इतनी क्षमता है कि वो कुछ समय तक
मोबाइल दरों में बढ़ोतरी को टाल करके भी काम चला ले जाएं। वोडाफोन आइडिया को तो सर्वाइव करने के लिए अपनी मोबाइल सेवा महंगी करनी होगी, इसलिए अभी संकट या समस्या या तूफान जो शुरू हुआ था वोडाफोन के साथ, कंपनी वहीं फंसी हुई है। इस बीच रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा के दौरान ड्रोन खरीद को लेकर के भारत और अमेरिका के बीच जो डील हुई है उसको लेकर के रक्षा मंत्रालय ने सफाई दी है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ड्रोन की कीमत और अन्य शर्तों को लेकर के बात फाइनल होना अभी तय हुआ है। सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि महंगी कीमत पर अमेरिका से भारत ड्रोन खरीदने जा रहा है। इस तरह की खबरों के बाद रक्षा मंत्रालय की तरफ से सफाई दी गई और साथ में ये भी कहा गया कि डील के बारे में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी फैलाकर इसे पटरी से उतारने का प्रयास किया जा रहा है। उधर माइक्रोन की तरफ से भी बात सामने आई है। उन्होंने कहा है कि भारत में चिप असेंबलिंग का काम वो करेगी, ना कि मैन्युफैक्चरिंग करेगी। सर, माइक्रोन के साथ जो डील हो रही है उसकी वास्तविकता क्या है? हर रोज नई खबरें। अमेरिका से जो दो समझौते हुए, इन दोनों समझौतों को लेकर बाद में कई सारी खबरें आई और इसके बाद कई तरीके की चर्चा शुरू हुई। मैक्रोन की तरफ से बात स्पष्ट की गई कि वो भारत में चिप बनाने का प्लांट नहीं लगा रही है। पहले ये कहा गया था कि मैक्रोन भारत में आएगी और बड़ा निवेश करने वाली चिप में, लेकिन मैक्रोन ने कहा ये दोनों में फ़र्क है, चिप बनाना और चिप असेंबल करना में। यानी भारत में वो चिप की असेंबली पैकेजिंग का संयंत्र लगाएगी, चिप के पुर्जे कहीं से मंगाए जाएंगे और उनकी असेंबलिंग भारत में की जाएगी। ये बैकएंड स्टेज सप्लाई चेन का मैनेजमेंट होगा। माइक्रोन के इस निवेश से भारत में चिप बनना शुरू नहीं होंगे, असेंबलिंग होगी। तो ये बात स्पष्ट है और सरकार की जिस स्कीम के तहत माइक्रोन आ रही है, जिसको सरकार ने भारत में चिप मैन्युफैक्चरिंग की स्कीम लॉन्च की थी, जिसका नाम मॉडिफाइड असेंबली टेस्टिंग मार्केटिंग एंड पैकेजिंग स्कीम है, इसके तहत माइक्रोन भारत में आने की तैयारी कर रही है। कंपनी का इन्वेस्टमेंट माना जा रहा है सानंद, गुजरात में $2 बिलियन के आसपास, $2.75 बिलियन के आसपास होगा। दूसरी चीज़ रक्षा मंत्रालय के सौदे को लेकर भी आई। रक्षा मंत्रालय के सौदे को लेकर भी ये बात कही गई कि $3,000 मिलियन के आसपास का समझौता है और इस खरीद की जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि अभी तो कीमत नेगोशिएट नहीं हुई। चर्चा ये थी कि शायद ये डील बेहद महंगी है, तो सरकार को ये कहना पड़ा कि इस मामले में अन्य वेंडर से भी बात की जाएगी। कंपनी जब देश की सरकार नेगोशिएशंस के लिए मेज पर जाएगी तब वो तय करेगी कि इन ड्रोन्स की कीमत क्या दी जाए। ये सफाई देने की नौबत आई क्यों सर? ये सवाल उठ रहे थे, क्योंकि सवाल इस बात को लेकर उठ रहे थे कि ये $3,072 मिलियन की जो डील है वो इतनी महंगी डील क्यों है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि जो बुनियादी फैसला जो परचेज कमेटी ने किया था उसमें भी प्राइस पर नेगोशिएशन नहीं किया गया है और प्राइस पे नेगोशिएशन होने के बाद ही ये स्पष्ट होगा कि भारत इसको किस कीमत पर खरीदेगा। पर मंत्रालय का कहना था कि वो बेस्ट प्राइस में एक्विजिशन कॉस्ट को कंपेयर करेगा पूरी दुनिया के अन्य सप्लायर्स के साथ भी। चलिए, तो अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। तो अगर किसी हाउसिंग प्रोजेक्ट में घर आपका फंसा हुआ है तो ये खबर आपके लिए एक उम्मीद जगा सकती है, क्योंकि सरकार, बैंक और रिजर्व बैंक फंसे हुए प्रोजेक्ट को शुरू कराने को लेकर के बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। बैंक इस बात के लिए तैयार हैं कि फंसे हुए प्रोजेक्ट के लिए अगर कोई नया कर्ज मिलेगा तो उसमें बैंक बाधा नहीं बनेगा। तो ये आज की सबसे बड़ी खबर है। सवाल सर आपसे यही होगा कि जिन लोगों के लिए, जिनके मकान फंसे हुए हैं, उनके लिए किस तरीके से अच्छी खबर हो सकती है और क्या उम्मीद जगा सकते हैं इस खबर को लेकर के? ये सबसे बड़ी दुविधा और समस्या है भारत के रियल एस्टेट सेक्टर में। अगर आप आंकड़ा सुनेंगे तो चौंकेंगे। भारत में 4.80 लाख, 4.80 लाख मकान स्टक हैं, फंसे हुए हैं, बने हुए मकान अध बने खड़े हैं, जिनकी जो अभी तक एलोकेट नहीं हो पा रहे, उनके बिल्डर डिफ़ॉल्ट हैं या उनमें कई तरीके की समस्याएं चल रही हैं। ये 2014 से पहले शुरू हुई परियोजनाएं थी। इनकी कीमत अब 4.48 लाख करोड़ रुपए है। देखिए अब हाउसिंग मार्केट का कितना बड़ा हिस्सा तरह तरीके के लिटिगेशन में फंसा हुआ है और इनके 7 शहरों का ये आंकड़ा है। 7 शहरों में ये मकान कंस्ट्रक्शन के अलग अलग स्टेजेस पे हैं। अगर आप दिल्ली NCR है किसी बड़े शहर में तो आपको आसपास ऐसे तमाम अधबने खाली बड़े अपार्टमेंट दिखाई दे जाएंगे जो अभी तक बिके नहीं हैं। ये एनरॉक की रिपोर्ट के से हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं। इसे सुलझाने की कोशिश करते करते 5-6 साल बीत चुके हैं पर अब कोई रास्ता नहीं निकल रहा है। बैंकों को इस बात के लिए तैयार किया गया है कि वो एक पहल करने जा रहे हैं, जिससे कि जैसा आपसे विपुल ने कहा कि अगर आपका मकान इनमें कहीं फंसा हुआ है, इन 4-5 लाख के आसपास यूनिट्स में फंसा हुआ है, तो आपके लिए एक उम्मीद बन सकती है।
ये कोशिश बैंकों की तरफ से ये है कि बैंक इन परियोजनाओं में, अगर इन परियोजनाओं का डेवलपर किसी नए लेंडर के पास या किसी कर्ज लेने के वाले के पास जाएगा तो बैंक उसमें बाधा नहीं बनेंगे। होता यह है कि लेंडिंग की प्रक्रिया में बैंक ने जिस परियोजना को कर्ज दे रखा है, अगर वो परियोजना रिवाइवल के लिए दोबारा कर्ज लेना चाहती तो उसे पहले इसी बैंकर से बात करनी होती, शर्त ये होती कि जिस बैंकर ने फिनांस किया हो। लेकिन अब बैंक अपना ये फर्स्ट राइट छोड़ना चाहते हैं ताकि अगर कोई कहीं से दूसरी एजेंसी इन परियोजनाओं में निवेश के लिए, कर्ज देने के लिए तैयार हो सके तो उन्हें आगे लाया जा सके। ये बड़ी बात है, इससे बैंक्स अपने आप को पीछे खींचेंगे और शायद नए निवेशक या नए कर्ज देने वाली एजेंसियां इसमें बीच में आ सकती हैं। और अगर ऐसा होता है तो इन मकानों का काम दोबारा शुरू होगा। 5 लाख करोड़ रुपए के आसपास की वैल्यूएशन के मकान इससे उबारे जा सकते हैं। तो सर मान के चलें कि इसको जब इस क्षेत्र में पूरा फोकस बढ़ रहा है तो क्या अफोर्डेबल हाउसिंग के में सरकार और ज़्यादा पैसा डालने की जा रही है? दो चीज़ें और हैं, इसके साथ एक और मुद्दा जुड़ा हुआ है अफोर्डेबल हाउसिंग में। एक और सरकार की परियोजना है जिसे स्वामी प्रोजेक्ट कहते हैं। स्वामी प्रोजेक्ट का नाम है, जिसका नाम था स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। इस फंड को, इन्वेस्टमेंट फंड, इस फंड को भी इसलिए बनाया गया था कि जो फंसे हुए परियोजनाएं उनको मदद की जा सके। वो अलग अलग स्टेजेस पे है, अगर मान लीजिए कोई कंप्लीशन से केवल एक कदम दूर रह गई तो उसे पैसा देकर कर शुरू किया जा सके। 2019 में ये फंड बनाया गया था। इसे SBI कैपिटल वेंचर स्टेट बैंक इसको मैनेज करता है और इसने अभी तक 20,557 यूनिट्स को बेल आउट दिया है, यानी उन्हें उभरने में मदद की है पिछले चार साल में और 81,000 के आसपास घर और 130 प्रोजेक्ट अभी और भी हैं जिन्हें इनसे मदद दी जानी है। इस तरह के संकेत मिल रहे हैं विपुल कि सरकार इस फंड में थोड़ा पैसा और बढ़ा सकती है। रेगुलेटर्स भी और विशेषज्ञ भी और बिल्डर्स भी ये मान रहे हैं कि अगर सरकार इस फंड में और भी पैसा डाल दे, पहले राउंड में इसमें 5,000 करोड़ रुपए सरकार ने दिए थे, अगर इसमें और पैसा डाले तो इस सहारे भी जो फंसे हुए मकान हैं उनके मिलने की उम्मीद बन सकती है। चलिए, तो सरकार अगर पैसे डालेगी तो आपके मकान मिलने की उम्मीद काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। चलिए, खबरें बहुत ज़्यादा हैं तो आपको ज़रा फटाफट कुछ खबरों पर नजर डालते हैं झटपट में। भारी खर्च के बोझ में दबी सरकार की हाईवे कंपनी NHAI को उम्मीद है कि वो वित्त वर्ष 2027-28 तक रेवेन्यू सरप्लस में आ जाएगी, यानी कंपनी की राजस्व कमाई उसकी देनदारियों से ज़्यादा होगी। कंपनी ने उम्मीद जताई है कि 2027-28 तक उसकी सालाना राजस्व कमाई 69,000 करोड़ रुपए होगी और उसकी देनदारियां 62,000 करोड़ रुपए रहेगी। कंपनी ने इसके अलावा सड़क बेचकर अतिरिक्त 40,000 करोड़ रुपए कमाने के लिए लक्ष्य भी रखा है। इसके अलावा जिस खबर पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, जहां पर बड़ी खबरें निकल करके आ रही हैं, ज़रा नज़र उन खबरों पर डालते हैं और ख़ासतौर से क्रेडिट कार्ड के बकाये की राशि पहली बार 2 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गई। बीते एक साल में कुल बैंक लोन के मुकाबले क्रेडिट कार्ड के बकाये की राशि तेजी रफ्तार से बढ़ी है। हालांकि कर्जदाताओं का ये कहना है कि क्रेडिट कार्ड के बकाये की राशि को लेकर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी हिस्सेदारी कम है। हालांकि रिजर्व बैंक पहले ही बैंकों के अनसिक्योर्ड लोन को लेकर चेतावनी जारी कर चुका है। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल 2023 में क्रेडिट कार्ड के बकाये की राशि बढ़कर के 2,02,058 करोड़ रुपए रह गई है और ये पिछले साल की तुलना में करीब 29.7% से ज़्यादा है। सर, जिस तरीके से हम ये तमाम खबरें देख रहे हैं, इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे सर? NHAI की खबर महत्वपूर्ण है। NHAI की खबर में ये ध्यान रखना ज़रूरी है कि NHAI में काफ़ी अफरा तफरी दिखती है कर्ज को लेकर। अगले 2-3 साल में NHAI की कर्ज की देनदारी बहुत तेज़ी से बढ़ने वाली है क्योंकि NHAI ने पिछले 2-3 सालों में, 4 सालों में सड़क परियोजनाओं के लिए काफ़ी पैसा लिया था और अब उसे बचाने के, उस कर्ज को चुकाने के लिए NHAI को अपनी परियोजनाओं को गिरवी रखना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। NHAI ने अपने टोल के संग्रह में बढ़ोतरी का भी प्रोजेक्शन किया है। इस प्रोजेक्शन में ये स्पष्ट नहीं है अभी कि ये ट्रैफिक की बढ़ोतरी के आधार पर किया गया या दरों में बढ़ोतरी के आधार पर किया होगा, लेकिन आपको याद होगा हमने एक विस्तार से इकोनॉमिका में बताया था कि NHAI पर जब से कर्ज का संकट बढ़ा है, टोल की दरें उसी तरह से भारत में बढ़ रही हैं। इधर कनाडा में फेसबुक और इंस्टाग्राम के यूजर्स दोनों प्लेटफॉर्म पर न्यूज़ कंटेंट अब शेयर नहीं कर पाएंगे। फेसबुक और इंस्टा की पेरेंट कंपनी मेटा ने दोनों को ये नियम लागू करने का फैसला किया है। मेटा ने ये नियम कनाडा की एक कोर्ट के फैसले के बाद लागू करने का फैसला किया है। कोर्ट ने कहा था कि किसी न्यूज़ पब्लिशर का कंटेंट अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर होता है तो दोनों प्लेटफॉर्म को न्यूज़ पब्लिश करने वाली कंपनी को उसके लिए कीमत चुकानी होगी। तो ये यहाँ पर जो है खबर निकल कर है। इसके अलावा एक खबर है श्री सीमेंट को लेकर के, और श्री सीमेंट को लेकर के जो बड़ी खबर है कि उत्तर भारत में सीमेंट कारोबार से जुड़ी बड़ी कंपनियों में शुमार श्री सीमेंट के शेयर में सोमवार को 10% तक की गिरावट देखने को मिली।
कारोबारी सत्र के दौरान कंपनी के शेयर ने 22,605 रुपये के निचले स्तर को छुआ। इस शेयर में गिरावट के पीछे वजह है टैक्स चोरी से जुड़ी हुई खबरें। दरअसल कंपनी के बारे में शनिवार को मीडिया में खबरें आई। कंपनी ने 23,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी की है। राजस्थान में कंपनी के बेवर, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और अजमेर में स्थित कार्यालयों पर कार्रवाई हुई है। जांच के बाद टैक्स चोरी का पूरा मामला सामने आया था। सर, 23,000 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी अपने आप में काफ़ी बड़ा मामला है। इतनी तो बहुत सारी सीमेंट कंपनियों की टोटल मार्केट कैप नहीं होती है जितनी बड़ी ये चोरी हुई है। हाँ, श्री सीमेंट की खबर काफ़ी सनसनीखेज है। 23,000 करोड़ रुपए मार्केट कैप, 23,000 करोड़ रुपए की कंपनियां नहीं होती हैं। इस 23,000 करोड़ रुपए की चोरी, टैक्स चोरी सिर्फ एक कंपनी ने की है। और ये माना जाता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जब सर्वे और सर्च किया तो पता चला, और ये रास्ता खुला कहाँ से, हालांकि खबर भी डेवलप हो रही है, जब तक हम आपको बता रहे हैं तब तक ये घटनाक्रम भी जारी है। पर जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उस हिसाब से ये कि इस कंपनी ने अपने इनकम टैक्स में रिफंड के क्लेम फाइल किए थे। उन क्लेम से पता चला कि कंपनी तो हर साल बोगस ऑपरेशंस कर रही थी और बहुत सारा टैक्स चुरा रही थी या बचा रही थी। अगर ये पूरी जांच पड़ताल नतीजे पर पहुंचती है तो भारत के सीमेंट सेक्टर में, भारत के किसी भी सेक्टर में टैक्स चोरी का बहुत बड़ा मामला होगा, और इसका असर हमने शेयर बाजार में आज देखा भी। शेयर बाजार में देखने को मिला है, और शेयर बाजार से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरें हम हर रोज़ दोपहर 1 बजे लेकर के आते हैं। और दोपहर 1 बजे आप भी अगर शेयर बाजार से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो मंगलवार को जुड़ जाइए दोपहर 1 बजे हमारे साथ। और हमारे साथ शेयर इंडिया के वीपी रवि सिंह जी मौजूद होंगे और वो आपके तमाम प्रश्नों के उत्तर देंगे। 9311121874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप अपना सवाल विस्तारपूर्वक भेजें और उतने ही विस्तारपूर्वक हमारे एक्सपर्ट आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और इस समय प्राइमरी मार्केट में भी हलचल देखने को मिल रही है, तो हर रोज़ 1:45, 1:50 के आसपास वाह क्या IPO है सेगमेंट हमारा देखना मत भूलिए। खासतौर से इंडिगो फोर्स को लेकर के क्या कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट आ रही है, इस पर भी हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। अंशुमान सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आज की तमाम खबरों पर विस्तारपूर्वक विश्लेषण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो फिलहाल मनी सेंट्रल के आज के इस खास एपिसोड को यहीं समेटते हैं। आप लगातार मनी 9 के साथ बने रहिए। फिलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये तंबोर